नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की बारी है। प्रचार धुआंधार जारी है। साथ साथ जो स्टार प्रचारक हैं सभी पार्टियों और गठबंधन के, वो भी बड़ी शिद्दत से अपने गठबंधन और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट खींचने के लिए और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मगजमारी कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अगले चरण में जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उनमें 5 सीटें फिर हैं और वो कोशी और मिथिलांचल का इलाका है, जिनमें एक सीट झंझारपुर की भी है। मिथिलांचल का ये इलाका बड़े महत्वपूर्ण है। झंझारपुर, यहाँ से कभी समाजवादी धोरी के नेता धनिकलाल मंडल और मगनीलाल मंडल, देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे राजनेता सांसद रह चुके हैं। अब इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंची है। इस बार रामप्रीत मंडल जनता दल यू के उम्मीदवार, जो पिछली बार भी जीते थे और वो इस बार भी मैदान में जनता दल यू के प्रत्याशी बनकर उतरे हैं, यानी निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल। और दूसरी तरफ ये सीट जो बहुत बाद में वीआईपी गठबंधन शामिल हुई इंडिया गठबंधन के अंदर, यानी महागठबंधन जो बिहार में है उसके अंदर, तो 3 सीटें जो उन्हें दी गई है उनमें एक सीट झंझारपुर भी है, जिस पर वीआईपी महागठबंधन के उम्मीदवार के बतौर खड़ी है और रामप्रीत मंडल का मुकाबला सीधा का सीधा वीआईपी कैंडिडेट से हो रहा है। वो जो महासेठ खड़े हुए हैं वीआईपी उम्मीदवार, उनके लिए एक और मुसीबत बन गई है। गुलाब यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के पुराने नेता रहे हैं, वो पिछली बार रामप्रीत मंडल के मुकाबले में खड़े थे, हार गए थे चुनाव, दूसरे नंबर पे रहे थे। वो अपेक्षा थी उन्हें कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर मैदान में पप्पू यादव की तरह ही निर्दलीय उतर आए हैं। तो ये लड़ाई यहाँ बड़ी दिलचस्प हो गई है और त्रिकोणात्मक लड़ाई के आसार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये झंझारपुर ऐसी सीट है जहां वो जगन्नाथ मिश्रा का भी गृह क्षेत्र रहा है। जगन्नाथ मिश्रा कभी सांसद तो नहीं बन पाए, यहाँ से चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा जरूर था। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि यहाँ मैथिल ब्राह्मणों के साथ साथ पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी, मल्लाहों की आबादी बहुत मायने रखती है। सिर्फ 2 बार ही यहाँ से सवर्ण सांसद बने हैं, लेकिन कभी किसी ने और ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ से किसी सवर्ण को संसद तक पहुंचाया जाए। सारे समीकरण इस तरह से बदलते चले गए। अब समीकरणों की बात हम थोड़ी और रुक कर करना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें सामने जो अभी आ रही है कि 1989 से लगातार 99 तक यहाँ सांसद रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव, जो समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के साथ जुड़कर कभी जनता दल से, कभी जनता दल यू से, कभी राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन उनकी खासियत ये रही है कि 1989 से 99 तक वो लगातार यहाँ के सांसद रहे। वो उनकी अपेक्षा थी कि उन्हें भी जनता से रूबरू कराया जाएगा। वो उन्हें भी अपेक्षा थी कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें मैदान में उतारेगा, लेकिन आखिरकार उन्हें भी मात खानी पड़ी। उन्हें उम्मीदवारी तो नहीं मिली और लास्ट में अंतिम समय में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से रुखसत कर लिया। उन्होंने एक अपनी पार्टी अलग बनाई थी जिसे राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज कर दिया था। जैसे पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया, उसी तरह से देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी कर दिया था। अब देवेंद्र प्रसाद यादव बिल्कुल अलहदा राजनीति कर रहे हैं। जहां जहां राष्ट्रीय जनता दल
यानी महागठबंधन का उम्मीदवार है, उसके खिलाफ वो प्रचार अभियान में जुटे हैं। पप्पू जो पूर्णिया से चुनाव लड़ चुके, जहां मतदान हो चुका, उनका भी साथ दे चुके हैं। इस बार अब वो यही कसम खा करके मैदान में उतरे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। गुलाब यादव की हैसियत उतनी नहीं थी। पिछली बार वो रामप्रीत मंडल के मुकाबले पराजित हुए थे और उन्हें भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुलाब यादव अगर यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो वीआईपी के जो आधिकारिक मत उनके पक्ष में जा सकते हैं। जो एमवाई समीकरण बनता है या फिर पिछड़े और अति पिछड़ों में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में वोटों में क्षरण की कोशिश की है, वोटों में सेंधमारी की कोशिश की है, गुलाब यादव उसे और ही नुकसान पहुंचाएंगे। यानी वीआईपी जिस तरह से अधिकृत रूप से झंझारपुर में एमवाई समीकरण के साथ साथ महागठबंधन और इंडिया फ्रंट के सारे वोटों का केंद्र बनेगी, उसमें गुलाब यादव खलल डालेंगे। अगर वो नुकसान करेंगे तो निश्चित रूप से ऑफिशियल कैंडिडेट, आधिकारिक जो उम्मीदवार है यानी वीआईपी उम्मीदवार, वो को नुकसान ही पहुंचाना उनका सीधा लड़ाई का मकसद हो गया है। गुलाब यादव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन देखना ये होगा कि रामप्रीत मंडल कितनी मजबूती से चुनाव में उतर पाते हैं और उनके लिए इस बार जो वोटों का समीकरण बनता है वो वाकई पिछले के मुकाबले कैसा बनता है। पिछले चुनाव में वो गुलाब यादव को बड़े मार्जिन से पराजित कर चुके थे। इसी तरह से 2014 में यहाँ अकेले भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनता दल यू अलग था, राष्ट्रीय जनता दल अलग चुनाव लड़ रहा था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी और वो विजय उसके साथ ही एक निर्णायक विजय साबित हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव अब लगातार जनता दल यू के सहयोग से लड़ रही है। जनता दल यू के प्रत्याशी यहाँ मैदान में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन करती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जो समर्थक ब्राह्मण मतदाता हैं, वो भाजपा और जदयू के गठबंधन के साथ जाते तो हैं, लेकिन बीजेपी के जो मतदाता का बड़ा वर्ग है उसके अंदर एक नाराजगी भी है, उसके अंदर उदासीनता भी है। अब ये उदासीनता कितना परमान चढ़ेगी ये महत्वपूर्ण होगा। अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये त्रिकोणात्मक लड़ाई में धनिकलाल मंडल से लेकर जगन्नाथ मिश्रा की अपनी गृह क्षेत्र वाली संसदीय सीट में लड़ाई जिस तरह से छिड़ी हुई है, वो किस निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी ये पता लगाना हमारा कर्तव्य बनता है। और हमें जहां तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये सीट बड़ी सुरक्षित रूप से निकाल सकती है और इसमें जो गुलाब यादव हैं और देवेंद्र प्रसाद यादव का समीकरण भी काफी हद तक काम कर रहा है। नुकसान जनता दल यू को नहीं, नुकसान महागठबंधन को होने जा रहा है। और महागठबंधन नुकसान के साथ साथ ये भी एक इबारत लिख दी जाने वाली है कि ये जो ब्राह्मण और तो पिछड़ा बहुल सामान्य सीट है, यहाँ फिर से वही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक पिछड़ा उम्मीदवार विजय का पताका लहराता हुआ दिखेगा। ये एक ऐसी पटकथा है जो निरंतर चली आ रही है और इस बार के चुनाव में भी यही होता दिख रहा है। अब देखते हैं 4 जून को जब मतदान की समाप्ति के बाद नतीजे घोषित होंगे तो हमारा विश्लेषण कितना सटीक सामने आ पाता है। लेकिन आपके साथ ये बात साझा करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि झंझारपुर सीट इस बार फिर उसी राह पर चलने के लिए तैयार है। यहाँ कोई बहुत बड़ा बदलाव
नहीं होने जा रहा है। देखते हैं दूसरी सीटों पर क्या नतीजा निकलता है, मिथिलांचल की और सीटों पर क्या बात बनती है, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज के अंक में इतनी ही बात, और आपके साथ मेरी बात आज के अंक में बस इतना ही। निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोज को लाइक करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।